आप सभी को शुभ प्रभात। आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी गद्य का जो पहला पाठ है, मित्रता, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ चिंतामणि नामक निबंध संग्रह से लिया हुआ एक निबंध है। मित्रता शीर्षक से ही यह सिद्ध हो जाता है कि इस चैप्टर में या इस पाठ में मित्रों की जो सच्ची कसौटी है उसके बारे में वर्णन किया गया है कि वास्तव में सच्चा मित्र कौन होता है, सच्चे मित्र की पहचान हम कैसे करें। क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो सच्चा मित्र हमारा मार्गदर्शक भी बन सकता है। अगर वही मित्रों का चुनाव करने में हम थोड़ी सी चूक कर दिए और अगर हमें अच्छे मित्रों की संगत नहीं मिली या हमारा मित्र बुरे संगत वाला मिल गया तो हमारे जीवन का विनाशक भी बन सकता है। क्योंकि सच्चा मित्र मार्गदर्शक भी होता है, वह एक गुरु के रूप में भी कार्य करता है, सच्चा हितैषी और शुभचिंतक भी होता है। तो इस पाठ में मित्रता की जो कसौटी है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आज हम इस मित्रता नामक पाठ का एक अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे और उसका हम विस्तृत व्याख्या भी करते चलेंगे। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब पहली कठिनता उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते चले जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेलमेल हो जाता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणित हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जब तक व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकलता है तब तक परिवार ही उसका मित्र होता है, उसका शुभचिंतक होता है। लेकिन जैसे ही कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलता है, चाहे वह पढ़ाई के दृष्टिकोण से पढ़ाई करने के लिए निकले या फिर किसी अन्य उद्देश्य से निकले, जैसे वह बाहर निकलता है तो वहाँ उसे अलग अलग लोगों से पहचान बढ़ती चली जाती है। अलग अलग लोग उसको मिलते हुए चले जाते हैं और वही पहचान धीरे धीरे और काफ़ी गहरी होती चली जाती है। यानी कि आपस में हेल मेल बढ़ जाता है। यही हेल मेल यानी यही घनिष्ठता बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में बदल जाता है। कहने का तात्पर्य है कि मित्र बनते कैसे हैं। जब हम बाहर जाते हैं, नए लोगों से जान पहचान होती है तो धीरे धीरे वही जान पहचान एक प्रगाढ़ता का रूप धारण कर लेता है और उसके बाद वह हमारा मित्र बन जाता है और हम उसके मित्र बन जाते हैं। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि मित्रों का चुनाव बहुत ही सोच समझ करके बहुत ही गहराई से करनी चाहिए, क्योंकि अगर सच्चा मित्र हमें मिल गया तो हमारे जीवन की सफलता उसी पर निर्भर रहती है। लेकिन अगर वही मित्रता का चुनाव करने में चूक कर गए और बुरे मित्र का चुनाव हम कर लिए तो हमारे जीवन में केवल असफलता का ही मुंह देखना पड़ेगा। क्योंकि जो संगत का प्रभाव पड़ता है वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है और यह दिखता नहीं है। उसका प्रभाव कैसे गुप्त ढंग से हमारे जीवन में संगत का असर पड़ता है और हमारा आचरण धीरे धीरे
अपने उस मित्र के आचरण के अनुरूप बदलना शुरू हो जाता है और हमें पता भी नहीं चलता है। हम हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य होता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप का करे, राक्षस बनावे चाहे देवता। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग जब तक घर में रहते हैं तो हमारे हृदय पर किसी अन्य बाहरी लोगों का या बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव नहीं रहता है। लेकिन जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो जिस प्रकार से एक कोरा कागज होता है, उस कोरे कागज पर जो शब्द या जिस तरह का शब्द हम लिखें वही अंकित होता है। वह शब्द बुरा भी हो सकता है, वह शब्द अच्छा भी हो सकता है, वह शब्द असंस्कारित भी हो सकता है, वह शब्द संस्कारित भी हो सकता है। तो उसी तरह से जब हम समाज में प्रवेश करते हैं तो हमारा चित्त, हमारा हृदय बिल्कुल कोमल होता है और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है और हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहने का तात्पर्य हुआ कि मतलब अभी हमारे अंदर अपरिपक्वता रहता है, अभी हम उतने परिपक्व नहीं रहते हैं। हम लोग कच्ची घड़ी की मूर्ति के समान रहते हैं। जिस तरह से जो कुम्हार जो है मिट्टी को जिस तरह से चाहे वैसी आकृति में बदल सकता है, उसी प्रकार से हम जैसे ही समाज में बाहर निकलते हैं तो जैसी संगत पड़ती है वैसे ही हमारा आचरण और हमारा स्वभाव बदल जाता है। अब चाहे इस आचरण को, अपनी स्वभाव को हम राक्षस बनावें या देवता बनावें, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम बुरी संगत में पड़ेंगे तो स्वाभाविक है हमारा आचरण राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाएगा, और अगर हम अच्छी संगत में रहेंगे तो निश्चित है हमारा आचरण देवतुल्य हो जाएगा। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हम में अधिक जो हमसे अधिक सुदृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। यहाँ ध्यान देने की बात है, मैं आपको इस लाइन को थोड़ा सा अंडरलाइन करके बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो अधिक दृढ़ संकल्प के होते हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जब अगर कोई हमसे दृढ़ संकल्पी व्यक्ति हमारे सामने रहता है और हम उसकी बात का विरोध नहीं कर पाते हैं, या यूं कहा जाए कि उसकी बात का विरोध करने का सामर्थ्य हमारे अंदर नहीं रहता है, तो जो वह बात कहता है उस बात को हम मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों का संगत करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार बहुत ही खतरनाक है। ऐसे लोगों की संगत से हमें दूर रहना चाहिए। आगे है, ऐसे लोग ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है, न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुष को प्रायः बहुत कम रहता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, आप इसको ध्यान दें। यहाँ लिखे हैं, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवा पुरुष को प्रायः बहुत कम रहता है।
कहने का तात्पर्य ये है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति की संगत में हम रहते हैं जो हमारी बात का कभी विरोध नहीं कर सकता है, हमारी बात को हमेशा ऊपर रखता है, हम गलत कहें या सही कहें, हम जो भी बात कहें वह हमेशा हमारी बात को ऊपर रखने का प्रयत्न करता है, ऐसे लोगों का साथ करना भी बहुत खतरनाक होता है। क्योंकि हम लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि जो व्यक्ति हमारे साथ है इसका कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, इसका गहरा प्रभाव, बुरा प्रभाव, अच्छा प्रभाव पड़ेगा या फिर क्या पड़ेगा, इस चीज़ की जानकारी हमें नहीं रहती है। तो जो बहुत दृढ़ संकल्पी हैं, जिसका हम विरोध नहीं कर सकते हैं, ऐसे लोगों की संगत से भी बचना चाहिए। और जो केवल हमारी तारीफ करें, हमारी प्रशंसा करें और केवल हमारी बात को हमेशा ऊपर रखें, ऐसे लोगों से भी हमें दूरी बनाकर रहना चाहिए। यदि विवेक से काम लिया जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि एक घोड़ा लेते हैं तो उसके गुण दोष कितना परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और प्रकृति आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर हम विवेक से काम लें, थोड़ा बुद्धि से काम लें, तो इस प्रकार का भय नहीं रहता है कि हमारे ऊपर किसी का गहरा असर पड़ेगा, अच्छा या बुरा। अच्छा तो ठीक है, अच्छा असर पड़ना तो सही है, क्योंकि जब किसी का अच्छा असर पड़ेगा तो हम अच्छे बनेंगे। लेकिन किसी का बुरा असर पड़े, इसके लिए हमें विवेक से काम करना पड़ता है। तो अगर थोड़ा विवेक से काम लिया जाए तो इस बात का भय नहीं रहता है। लेकिन यहाँ लिखते हैं कि युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं। यह युवा पुरुष का एक प्रकार से स्वभाव है कि वो विवेक से कम काम लेते हैं। और ये कहते हैं, कितने आश्चर्य की बात है कि जब कोई व्यक्ति एक घोड़ा खरीदता है तो उसके गुण दोष का परख करता है, हर एक तरह से उसकी परख कर लेने के बाद ही उसको खरीदता है। लेकिन जब किसी को मित्र बनाता है तो उसके पहले के आचरण, उसकी प्रकृति आदि का विचार और उसका अनुसंधान नहीं करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिस प्रकार से हम किसी भी चीज़ को खरीदते हैं, अरे घोड़ा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, जब हम एक बिस्किट का पैकेट खरीदने दुकान पे जाते हैं तो उसको भी देखते हैं, यह सस्ता है या महंगा है, इसका प्राइस क्या है, इसका एक्सपायरी क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो हम 5 या 10 रुपए की बिस्किट खरीदने में जब इतना कुछ ध्यान देते हैं, तो जो मित्र जो हमारे जीवन का एक आधार बन सकता है, हमारे जीवन का सहारा बन सकता है, हमारे जीवन का मार्गदर्शक बन सकता है, ऐसे मित्र का चुनाव करने में हमें उसके गुण दोष की व्याख्या नहीं करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। आगे कहते हैं कि वे उसमें सब अच्छी बातें ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत करने का ढंग, थोड़ी सी चतुराई या साहस, यही दो चार बातें किसी को देखकर लोग चटपट अपना बना लेते हैं। यहाँ ध्यान देने की बात है, बड़ी अच्छी बात आचार्य जी ने यहाँ बताया है कि मित्रता कैसे होती है, मित्रता किस तरह से हो जाती है। जब कोई हंसमुख चेहरा हो, बातचीत करने का ढंग थोड़ा सा निराला हो, उसकी बात में थोड़ी चतुराई हो, साहसी हो, ये सब देख कर ही हम लोग अनायास ही, चटपट ही, यानी अनायास ही, तुरंत ही उस व्यक्ति को अपना मित्र बना लेते हैं। जबकि केवल यही मित्रता की कसौटी नहीं है। हो सकता है कि उसके बातचीत को करने का जो तरीका है, वो तरीका किसी को मतलब प्रभावित करने के लिए या लुभावने ढंग से अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए वो कर रहा हो, लेकिन उसके पीछे उसका जो दूसरा आचरण है वो हो सकता है कुछ दूसरे तरह का हो।
तो केवल इन 2-4 चीज़ों को ध्यान में रख कर के ही मित्रता नहीं किया जा सकता है। आगे बताते हैं कि हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है तथा जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह एक ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसको समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। यह मैं आपको बता देना चाहता हूँ। विश्वासपात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसको समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। कहने का तात्पर्य है कि अगर मित्र विश्वासी मिल गया और उस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा खजाना मिल गया। विश्वासपात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। उसमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्र और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे हमें उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह की सहायता देंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर विश्वास पात्र मित्र मिल जाए तो हमारे जीवन में औषधि का काम करता है, दवा का काम करता है। जिस तरह से औषधि हमारे अंदर से विकारों को यानी बीमारी को दूर करके हमें स्वस्थ बना देता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे अंदर जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, उस बुराई को दूर करके हमें बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र बना देता है। और जो ऐसे मित्र हैं उससे हमें आशा रखनी चाहिए कि हमारे दोषों और हमारी त्रुटियों से हमें बचाएं। अगर हमारे अंदर कोई दोष है, कोई कमी है, तो आप उसको उजागर करें, न कि छिपाएं। क्योंकि कमी को छिपा देने से हमारे अंदर का जो विकार है वह नहीं निकल पाता है। इसलिए सच्चे मित्र का यह उत्तरदायित्व तो है कि अपने मित्र के दोषों और त्रुटियों को भी बताए और हमारी सत्यता, हमारी पवित्रता और हमारी मर्यादा को आगे बढ़ाए, उसको पुष्ट करने का काम करें। जब हम किसी गलत मार्ग पर पैर रखें, जब गलत मार्ग पर चलें, तो हमें हमेशा सचेत करें और जब हम हतोत्साहित हों तो हमें उत्साहित करने का कार्य करें। तो ये सच्चे मित्र की पहचान होती है। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न पुरुष को करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर उत्तम से उत्तम वैद्य किसी निपुणता और परख होती है। जो सच्चे मित्र होते हैं, जिस तरह से वैद्य हमारी नाड़ी को पकड़ करके हमारे अंदर के विकार को, जो बीमारी दिखाई नहीं देता है, उस बीमारी को जान लेता है, उसी तरह से एक सच्चा मित्र भी जो है हमें एक इसी तरह का कार्य करता है कि हमारे अंदर का जो विकार होता है, जो दोष होता है, उस दोष को पकड़ लेता है और हमें उस दोष को निकालने का प्रयास करता है। अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होता है। मतलब जो सच्चा मित्र होता है वो सबसे अच्छी माता जैसा धैर्यवान होता है और माता का हृदय जितना कोमल होता है उतना ही उसका हृदय कोमल होता है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न हर पुरुष को करना चाहिए। अर्थात हर एक व्यक्ति को इसी प्रकार की मित्रता करनी चाहिए और ऐसे मित्र अगर मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तो आज हम लोग यह पहला अनुच्छेद पढ़े हैं। अब कल हम लोग दूसरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।